हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है बाल विकास का, तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो जो हम लोग को चैप्टर चल रहा था वो 9वां चैप्टर चल रहा था और ये थोड़ा चैप्टर बचा है। आज की क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा और जो 10वां चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे हैं, 3-4 चैप्टर और बचे हैं जो हम बहुत जल्दी आपको पूरे करवा देंगे, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को समझते चलिए, क्लास बिल्कुल क्रम से लीजिए, तभी आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है, अब मतलब जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको पठार को दूर करने के उपाय, यानी जो पठार है तो उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है उसके उपाय के बारे में बताएंगे आपको। पहला कह रहा है नई विधियों का प्रयोग करना। जब नई विधियों का प्रयोग करोगे तब आप लोग पठार को क्या करोगे, दूर करोगे। अगला कह रहा है सीखने वाले बच्चों को प्रेरणा देना, यानी जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं तो उनको आपको क्या करना है, प्रेरणा देना है। अगला कह रहा है चारों ओर सीखने का वातावरण बनाना। जब चारों ओर सीखने का वातावरण होगा तभी बच्चा क्या करेगा, सीख पाएगा। आप लोग ये मान लो क्लास लेते हो तो आप लोग क्या एक इन्वायरमेंट पैदा करते हो ना, मतलब एक इन्वायरमेंट रहता है ना आप लोगों का। जब आप लोग पढ़ते हो बुक्स वगैरह पास में रखे होंगे, नोट्स रखा होगा, पेन रखा होगा, तभी आप लोगों का पढ़ने में मन लगेगा। होता है कि नहीं होता है। तो वही कहा जा रहा है कि चारों ओर सीखने का वातावरण बनाना, बच्चों में व्यक्तिगत भेदों को दूर करके क्षमता के अनुसार सिखाना, यानी बच्चे के ऊपर लोड नहीं डालना है कि बिल्कुल अभी इतना ही सीख लो। उससे क्या करना है, उसकी क्षमता के अनुसार आप लोगों को धीरे धीरे क्या करना है, सिखाना है। अगला कह रहा है पठार के कारणों का पता करें और उसे दूर करें। और आप लोगों को पठार के जो कारण है उनको पता करना है कि बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, दूर करना है। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, अगला टॉपिक आ रहा है सीखने का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो चलिए जानते हैं जो सीखने का स्थानांतरण होता है ये क्या होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए कि क्या करते हो, जो लोग साइकिल चलाते हैं तो उन लोग स्कूटी चलाना थोड़ा इजी होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, ये आप लोगों की एक चीज़ हुई तो इसको आपने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। तो यही होता है हमारा सीखने का ट्रांसफ़र। चलिए थोड़ा और समझ ले रहा है। इसको कहा जा रहा है कि अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा सीखी गई चीज़ों या विषयों का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, अधिगम या सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा सीखी गई चीज़ों या विषयों का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, अधिगम या सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि मतलब आप लोगों ने क्या किया, पहले साइकिल चलाना सीखा, फिर आपने क्या किया, स्कूटी चलाना सीख गए। तो आपका क्या हुआ, जो सीखने का स्थानांतरण हुआ तो वो क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गया कि नहीं गया। तो वही कहा गया है कि अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा सीखी गई चीज़ों या विषयों का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, अधिगम या सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे मनोवैज्ञानिक हैं सोरेनसन के अनुसार ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किया जाना ये सीखने का क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। यही जो मैंने आपको अभी बताया। फिर का अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सीखने या अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार। क्या कह रहा है टॉपिक, कह रहा है सीखने या अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो सीखने या अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। इसमें दो आते हैं, कौन कौन से आते हैं, दो आते हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण और दूसरा कह रहा है नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। तो चलिए जानते हैं जो सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण होता है ये क्या होता है और जो नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण होता है ये क्या होता है। अब इनके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जब हम पहले से प्राप्त अनुभव या प्रशिक्षण का प्रयोग नए विषय या चीज़ों को सीखने में प्रयोग करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे साइकिल चलानी आती है उससे स्कूटी या बाइक चलाने में सहायता मिल जाती है, थोड़ी तो हेल्प मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, यानी सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। अब चलिए जानते हैं जो नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण होता है ये क्या होता है, यानी निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। क्या कहा जा रहा है,
इसको कहा जा रहा है नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। अब इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जब हम पहले से प्राप्त अनुभव या प्रशिक्षण का नए विषय को सीखने में या कोई उपयोग नहीं होता है तो इसके साथ ही कठिनाई होती है, तो इसे नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जब हम पहले से प्राप्त अनुभव या प्रशिक्षण का नए विषय को सीखने में उपयोग नहीं होता है तो और हमें क्या होगी, जब थोड़ा जानकारी भी नहीं होगी तो हमें थोड़ी कठिनाई होगी कि नहीं होगी, तो वही कहा जा रहा है इसे नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जैसे मैथ और मतलब बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है तो क्या इनमें दोनों में कॉम्बिनेशन है क्या? नहीं है। तो इनको जो कोई मतलब बायो का बिल्कुल अलग जो प्रोसेस है और जो मैथ है उसका टॉपिक बिल्कुल अलग है, तो कह दिया जाए कि दोनों में थोड़ा मतलब कंप्रोमाइज़ करके दोनों को कनेक्ट करके पढ़ लो तो नहीं हो पाएगा ना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर वहीं कह दिया जाए कि मैथ और थोड़ा फिजिक्स को कर लो तो फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल है तो मैथ से थोड़ा तो हेल्प मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, तो ये क्या हुआ, ये हमारा पॉजिटिव हुआ। लेकिन जब दोनों अलग अलग है तो फिर ये हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे मैथ और बायोलॉजी ये दोनों में क्या है, डिफरेंट है कि नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण हुआ। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। यहीं से जो हमारा 9वां चैप्टर था वो पूरा क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, यानी हमारा 9वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब चलिए यहाँ से 9वां चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गए, आप लोगों को चीज़ें भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अब चलिए हम लोग अपने नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो 10वां चैप्टर है और जो चैप्टर का नाम है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को जो इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए आप। इससे हर साल लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी के लिए तो है ही, बाकी टेट सीटेट सुपर टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को समझते हैं और चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। कहा जा रहा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। किससे हुई है, मोटम से। और जो मोटम है इसका मतलब क्या है, मूव और मोशन, ये इसका मतलब होता है। अब चलिए थोड़ा इसको आगे समझते हैं। कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। क्या कहा जा रहा है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा वह शक्ति होती है, यानी मोटिवेशन है जो, तो वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को कार्य को गति प्रदान करती है। यानी कोई भी व्यक्ति है तो कार्य कर रहा है तो उसको क्या करती है, जो गति की मतलब ज़रूरत होती है तो ये कौन प्रदान करता है, ये मोटिवेशन ही प्रदान करता है। अभिप्रेरणा एक मानसिक क्रिया या आंतरिक शक्ति है जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, अभिप्रेरित करती है। यानी कोई व्यक्ति कार्य करना चाह रहा है तो जो अंदर से उसको अभिप्रेरित करती है तो ये कौन करता है, उसका मोटिवेशन ही तो करता है कि नहीं करता है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है अभिप्रेरणा के प्रकार, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन। जो अभिप्रेरणा होती है इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा यानी पॉजिटिव मोटिवेशन, और दूसरा होता है नकारात्मक अभिप्रेरणा यानी निगेटिव मोटिवेशन। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। तो चलिए जानते हैं सकारात्मक के बारे में। जब बच्चा किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है तो इसे क्या कहते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब बच्चा क्या करता है, कोई कार्य अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को टीचर बनने का मन है तो आप लोग खुद से चाह रहे हो कि हमको क्या बनना है, टीचर बनना है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आंतरिक मोटिवेशन हुआ। जैसे टेट सीटेट निकालना, अभी आप लोग टारगेट बना लो कि हमें 90% लेके आना है। मतलब जब आप लोग खुद से चाहो कि हमको करना है, खुद के लिए करना है, तो आप लोगों के ये क्या हुआ, ये ना मतलब पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव अभिप्रेरणा हुई मतलब। ठीक, इसके बाद फिर जो दूसरा आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसके बारे में समझते हैं। जब बच्चा कोई कार्य को स्वयं इच्छा से न करके बल्कि किसी दूसरे की इच्छा से या किसी के प्रभाव के कारण करता है तो इसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। अध्यापक व माता पिता दंड पुरस्कार निंदा करके बच्चे को नकारात्मक अभिप्रेरणा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि आप ये काम कर दो तो हम आपको ये चॉकलेट देंगे, कोई को मतलब कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेंगे, तो ये क्या हुआ, ये नकारात्मक होता है। क्योंकि आपका तो मन नहीं था लेकिन आपने क्या किया, लालच में आगे किया कि हम ये करेंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा, ये मिलेगा। तो देखा जाए दोनों में बेहतर कौन होता है, तो दोनों में बेहतर जो होता है वो आंतरिक होता है। जब आप लोग मतलब कि जो बाएं होगा वो आप लोग कुछ दिन तक तो मोटिवेट रखेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होगा, आपको मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आप लोगों का आंतरिक होता है, तो जो आप लोग अंदर से जो चीज़ को करना चाह रहे हो तो वो आप लोगों के लिए क्या होता है, हमेशा के लिए होता है। जब तक आप लोग उस चीज़ को कर नहीं लोगे तब तक आपका मन हमेशा होगा करने के लिए। लेकिन जो बाएं वाला होता है ये बस थोड़े दिन के लिए होता है। तो दोनों में देखा जाए तो बेहतर कौन है, तो आंतरिक वाला बेहतर है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, आंतरिक मोटिवेशन रखना है। जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आपको करना है, ठीक, और ईमानदारी से करना है, मेहनत से करना है। अगर आप लोग किसी के बहकावे
में आके करोगे मतलब किसी के कहने पर तो बस थोड़े दिन के लिए रहेगा। इससे मतलब बस फिर कोई मतलब नहीं है, बस थोड़े दिन के लिए रहता है। इसलिए आपको क्या बनना है, मतलब अगर आप लोगों को कुछ करना है या बनना है तो आप लोग आंतरिक जो आप लोग अंदर से मन हो करने का वही आप लोग करिए, उसमें हमेशा खुश रहोगे। अब हम लोग की नोट आ रही है तो नोट के बारे में पढ़ते हैं। नोट कह रहा है कि आंतरिक प्रेरणा सबसे अधिक अच्छा होता है, इसमें बच्चा अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है, जो मैंने आपको भी बताया। ठीक, अब जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो आएगा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरणा। अब ये क्या होता है, इनके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बनाया होगा। अगर ना ही हो तो मतलब आप लोग फिर से समझने की कोशिश करिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि नोट्स भी बिल्कुल बनाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, वहाँ पर आप लोगों को PDF क्विज हर चीज़ और नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।